साथियों नमस्कार। मैं ज्ञान प्रकाश शर्मा और आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञानोस्फीयर एडू ऑनलाइन क्लासेस में। ये यूट्यूब चैनल है दोस्तों। आज मैं जो अपनी कॉलेज की जो बीएससी की किताब है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मेरे को बच्चों ने बताया कि सर सबसे ज़्यादा इसी का कंट्रीब्यूशन है क्वांटम का, क्वांटम से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आज क्वांटम को शुरू से स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। इस क्वांटम को जब मैंने स्टार्ट किया है, मैंने जो रेफरेंस लिया है, किताबें जो पढ़ी हैं वो अपनी कॉलेज बुक हाउस यानी सीबीएच की किताब है जो प्रोफेसर सरदार सिंह ने लिखी है। आरएस भंडारी की किताब है जो इंग्लिश मीडियम की है, और एक एससी वर्मा की बुक है। ये तीन बुक मैंने रेफ़र किए हैं। एक जो पहला टॉपिक है फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स कंसिक्वेंस, एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी इस पूरे टॉपिक के लिए मैंने ये तीन क्लासों को रेफरेंस में, तीन जो बुक्स हैं अपनी, इनको रेफरेंस में लिया है। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले दोस्तों अपन, आप लोगों ने भी पढ़ा है जब आपने इनको पढ़ा था कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स कब आई, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम हुई, किन चीज़ों को वो बताने में असफल हुई। इनएडिक्वेसी जो क्लासिकल मैकेनिक्स की थी, इनएडिक्वेसी थी, जहाँ से मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके बारे में चर्चा करने के बाद में अपन चर्चा करेंगे कि भाई जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, उसके बारे में क्वांटम क्या कह रही है, क्लासिकल फिजिक्स क्या कह रही है। उससे जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको जस्टिफाई करने के लिए लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए थे, 2 एक्सपेरिमेंट उसमें अपन स्टडी करेंगे। और उसके बाद में दोस्तों जो अनिश्चितता को, जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत है उस पर बेस्ड 4 एप्लीकेशन है अपने सिलेबस में, उनको अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। कि जैसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, स्पेक्ट्रल लाइन की विड्थ है, ये सारी चीज़ें अपन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस है, ये 4 जो एप्लीकेशन है इनकी अपन स्टडी करेंगे। सभी लोग आराम से, मतलब ये नहीं है कि कॉलेज वाली किताबें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 55 क्वेश्चनों का जो वेटेज है वो अपनी 12वीं क्लास की किताबें हैं, 55 नंबर का जो वेटेज है वो अपनी बीएससी की क्लास की किताबें हैं, और जो बाकी बच गए 10 क्वेश्चन मेरे हिसाब से वो अपनी पीजी की क्लास जो है फिजिक्स का, उसका कंट्रीब्यूशन है। तो आज से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। ध्यान से, जो भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए वो आपको मेरे को बतानी है। फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, कि क्लासिकल मैकेनिक्स तो फेल हो गई। तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी, कि मैकेनिक्स विच बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी फिजिक्स विच बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसको लोगों ने न्यूटोनियन फिजिक्स कहा, और न्यूटोनियन फिजिक्स को आगे चल के कौन से नाम दे दिया, क्लासिकल फिजिक्स नाम दे दिया। तो ये जो बातें हो रही थी क्लासिकल फिजिक्स की फेलियर की, ये कब, ये बातें कब हो रही थी, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ये बात कब की है, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। कि ये क्या था, तो देखो तब क्या था, मानना था ऑल द फिजिकल फिनोमिना अक्रिंग, OCCURI, occurring in nature, all the physical phenomena occurring in nature explained on the basis of Newton's laws of motion। कि एंड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी में जितने भी फिजिकल फिनोमेना थे जो नेचर में हो रहे थे, उनको लोगों ने कहा कि ये न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पे डिपेंड्स है।
यानी ऑल द फिजिकल फिनोमेना अकरिंग इन नेचर आर बेस्ड ऑन या आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप सभी लोग जानते हो, लॉ ऑफ इनर्शिया पहला नियम है, F इक्वल्स टू dp अपॉन dt, चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। लोग तब तक ये मान रहे थे, ठीक है, और इसी को न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन पे डिपेंडेंट थी, तो इसको अपन ने क्या कहा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। कौन सी मैकेनिक्स कहा दोस्तों, न्यूटोनियन मैकेनिक्स कह दिया इसको, कि ये न्यूटन के नियमों पर आधारित है, इसलिए इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहा। और कौन सा था, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली या सेलिसियस हेवनली ऑब्जेक्ट्स, आकाशीय पिंड, एक्सप्लेन्ड on the basis of Newtonian mechanics, on the basis of Newtonian mechanics। यानी इनको भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बेस पर पढ़ा। प्लैनेट्स अपन जानते हैं, ग्रह उपग्रह की जो मोशन है वो, हेवनली ऑब्जेक्ट्स का मतलब है इनके अलावा जितने भी आकाशीय पिंड हैं या सेलिसियल ऑब्जेक्ट हैं, आकाशीय पिंड, आकाश गंगाएं हैं, उनकी जो भी गति है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बेस पर आधारित थी। और न्यूटोनियन मैकेनिक्स उस टाइम, न्यूटोनियन मैकेनिक्स मोर पॉपुलरली known as classical मैकेनिक्स। कौन सी मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। यानी एंड ऑफ 19th सेंचुरी जितने भी फिजिकल फिनोमेना थे वो क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटन की मैकेनिक्स पे डिपेंडेंट थे, और जितने भी जो ग्रह उपग्रह मोशन थे, हेवनली जो आकाशीय पिंडों की गति थी, वो सारी की सारी एक्सप्लेन होती थी कौन से, क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर। नेक्स्ट बात है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, भाई क्लासिकल मैकेनिक्स नाम दे दिया, जो न्यूटन की मैकेनिक्स थी मोर पॉपुलरली नोन एज क्लासिकल मैकेनिक्स। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द पार्टिकल कैन बिहेव लाइक एज ए पार्टिकल। इसके आधार पर द पार्टिकल, जो पार्टिकल थे अपने पास में, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, द पार्टिकल कैन बिहेव लाइक as a particle and wave behave like a wave। कि पार्टिकल है उनकी नेचर पार्टिकल जैसी थी, और वेव है उनकी नेचर वेव जैसी थी। ये क्लासिकल मैकेनिक्स कह रही है कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगी, और वेव है वो वेव की तरह बिहेव करेंगी। कहने का मतलब क्लासिकल के अकॉर्डिंग पार्टिकल हैव ओनली सिंगल नेचर, कि कौन सी, सिंगल नेचर यानी बिहेवियर, BEHAVIOUR, बिहेवियर, ठीक है ना। यानी पार्टिकल शो या पार्टिकल हैव ओनली सिंगल नेचर या सिंगल बिहेवियर, पार्टिकल के पास में एक ही सिंगल नेचर है, ठीक है। पार्टिकल को यदि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है तो पार्टिकल प्रेजेंटेड बाई या रिप्रेजेंटेड बाई, पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाई E एंड P। पार्टिकल को यदि रिप्रेजेंट करना है, अपन को पैरामीटर बताने हैं पार्टिकल के बारे में, तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि अपन को पार्टिकल की एनर्जी चाहिए और उसका मोमेंटम चाहिए, ठीक है। और वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन। जो वेव है रिप्रेजेंटेड बाय
मैक्सवेल वेव इक्वेशन, मैक्सवेल वेव इक्वेशन। और मैक्सवेल की जो वेव इक्वेशन कैसे थी, E इक्वल्स टू, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू ई टू द पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और B इक्वल्स टू चुंबकीय क्षेत्र B0 ई टू द पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग तो अपन वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और E और P के द्वारा अपन किसी पार्टिकल की नेचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टू रिप्रेजेंट द वेव वी मस्ट, यदि वेव को अपन को रिप्रेजेंट करना है, टू रिप्रेजेंट द वेव वी मस्ट नो, क्या चाहिए, वी मस्ट नो द एम्पलीट्यूड, we must know the amplitude and wave propagation constant या wave propagation vector। यानी किसी वेव को यदि अपन को रिप्रेजेंट करना है तो अपन को E0 चाहिए, B0, ये एम्पलीट्यूड है, E0 चाहिए, B0 चाहिए, और एक क्या चाहिए, K चाहिए। और K बराबर जो वेव प्रोपागेशन वेक्टर है उसको बराबर क्या होता है, K इक्वल्स टू 2π/λ, और वेव प्रोपागेशन को शो करता है तो एक यूनिट वेक्टर अपन लगा देते हैं जो इसकी क्या करता है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो दोस्तों ध्यान से, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जब क्लासिकल मैकेनिक्स का रोल था, उसका दबदबा था, तब ये सारी चीजें थी कि जितने भी फिजिकल फिनोमेना हो रहे हैं बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लोगों ने ये कह दिया कि प्लैनेट्स की जितने भी मोशन होता है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। फिर न्यूटोनियन इसी मैकेनिक्स को अपन ने क्या बोल दिया, क्लासिकल मैकेनिक्स बोल दिया। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि भाई पार्टिकल की एकली सिंगल ही नेचर है, पार्टिकल है तो पार्टिकल है, वेव है तो वेव है। पार्टिकल को यदि अपन को रिप्रेजेंट करना है ई, तो अपन ई और यानी एनर्जी एंड मोमेंटम काम में लेंगे। वेव को रिप्रेजेंट करना है तो अपन मैक्सवेल वेव इक्वेशन काम में लेंगे, E इक्वल्स टू E0 ई टू द पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हो गई। और टू रिप्रेजेंट द वेव वी मस्ट नो अबाउट द एम्पलीट्यूड एंड द वेव प्रोपागेशन वेक्टर K, और K इक्वल्स टू 2π/λ, एंड λ इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द वेव। ओके, आगे चले तो ध्यान से मिटा दूं इसको, स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो। हाँ, मीडियम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्ट ऑफ द मैटर अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम, सो आई एम रेफर दैट। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, वैसे बोलने को मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं, इतना इंग्लिश मैन तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन लगभग मैटर है वो इंग्लिश में मिल रहा है, इसलिए इसको इंग्लिश में चलाया है। नेक्स्ट देखो, हाँ, नेक्स्ट क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या, नेक्स्ट और बात क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स all the dynamical variables are continuous, कि जितने भी डायनेमिकल वेरिएबल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कॉन्टिन्यूअस है, कोई में भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, डिस्क्रीट है ही नहीं। दूसरी बात, नेक्स्ट बात क्या है, इफ वी नो द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी यदि अपन को R पता है, क्या पता है, पोजीशन का R पता है, देन अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में V निकाल सकते हैं, V इक्वल्स टू dr/dt, यानी पोजीशन में चेंज करके अपन उसकी स्पीड निकाल सकते हैं, V निकाल सकते हैं। V आ गया तो उसका एक्सेलरेशन a d2r/dt स्क्वायर या dv/dt, उसका त्वरण निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। त्वरण निकल के आ गया तो उस पार्टिकल का बल निकाल सकते हैं, F इक्वल्स टू ma जो फॉर्मूला उससे, और बल आ गया यानी वेग आ गया तो P मोमेंटम निकाल सकते हैं, P बराबर m इंटू वी, और मोमेंटम आ गया तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी P²/2m, ये भी निकाल सकते हैं। और ये आ गया तो यहाँ से F बराबर ma आ गया, और F बराबर अपन जानते हैं F बराबर माइनस डेल्टा
v, और v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस एफ डी आर। यहाँ से अपन क्या पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली तो कुल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अपन ने निकाल ली। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, यदि अपन किसी पार्टिकल की पोजीशन अपन को पता है, इफ वी नो द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल देन वी कैन कैलकुलेट all the information like as velocity of the particle, acceleration of the particle, force on the particle, force momentum of the particle, kinetic energy of the particle and total energy of the particle। यानी we have all the information about the particle। यदि अपन को R दिया हुआ है तो अपन क्या कह सकते हैं इस पूरे को, if we know the position of particle, in classical, according to classical mechanics ही चल रहा है, if we know the position of particle then we calculate, otherwise अपन ये कह सकते हैं then we have all the information about the particle according to classical mechanics। ये बात ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई ये बात है। अब देखो आगे क्या कहता है। और क्या है, नेक्स्ट बात है पार्टिकल, ये बात पहले भी, पार्टिकल एंड रेडिएशन, क्लासिकल मैकेनिक्स की, पार्टिकल एंड रेडिएशन shows single behavior। पार्टिकल और रेडिएशन का मतलब वेव्स है, फोटोन है, वो सिंगल बिहेवियर शो कर रहे हैं। ये बात कितनी होगी, ये 19th सेंचुरी की बात है, ठीक है। और ये सारी की सारी बातें किसके बारे में है, क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है। मिटा दूं, हाँ। नेक्स्ट बात अपन क्या कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड व्हेन वी इंटर इन द 20th सेंचुरी, जब अपन ने 19th सेंचुरी एंडिंग और 20th सेंचुरी में प्रवेश किया तो अपन ये कह सकते हैं एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, एंड बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी कि 19 तो कुछ फिनोमेना हुए, इसमें क्या हुए, ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट वर मेड, a lot of experiment result were made available। क्या क्या रिजल्ट थे, पहला क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी हुई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई दोस्तों, कब हुई, 1897, किसने की, जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने की, ठीक है। ये एंड ऑफ 19th सेंचुरी होगी। बी, दूसरा क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, न्यूक्लियस की खोज हुई, कब हुई, 1911 में, किसने की, भाई रदरफोर्ड ने। इसके दो स्टूडेंट भी थे, गाइगर और मार्सडन, ये भी डिस्कवरी हुई। सी, और क्या हुआ, और नील्स बोर, उसने क्या दिया, नील्स बोर ने प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम, कब दिया भाई, 1913 में, और ये किसने दिया, नील्स बोर। ये भी क्या हुई उसी टाइम 1913 में इसकी डिस्कवरी हुई। फैराडे एंड मैक्सवेल डेवलप्ड
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। फैराडे एंड मैक्सवेल डेवलप्ड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या डेवलप किया उन्होंने? लॉज ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये एक्सपेरिमेंट हुए। तो इन एक्सपेरिमेंटों को क्लासिकल मैकेनिक्स जब अपन ने इस पे अप्लाई की तो क्लासिकल मैकेनिक्स इन फिनोमिना को समझाने में क्या हुई, क्योंकि ये जो फिनोमिना है वो छोटे लेवल पे है, यानी माइक्रोस्कोपिक, इनको अपन क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है कि ये बहुत ही क्या है? नीचे लेवल है, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे ना, सूक्ष्मतम स्तर है इनका। तो व्हेन क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाइड टू द when classical mechanics applied to the when classical mechanics applied to the behavior of microscopic object like electron, atoms, न्यूक्लियाई की माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, उन पे यदि क्लासिकल मैकेनिक्स अपन अप्लाई करें, गैव रिजल्ट विच हैव contradiction to the experimental result। कहने की बात ये होगी कि ये जो फिनोमिना थे, इन फिनोमिनाओं पे अपन यदि क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्लाई करें, और इन जो माइक्रोस्कोपिक जितने भी एस्पेक्ट हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्टडी है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, न्यूक्लियोई के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स ने अपन को ऐसे रिजल्ट दिए जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से बिल्कुल क्या थे? विरोधाभास था, कॉन्ट्राडिक्शन था। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि यहां से क्लासिकल मैकेनिक्स, वी कैन से दैट क्लासिकल मैकेनिक्स can't explain all above macroscopic phenomena exactly। ठीक है, कुछ फिनोमिना और थे इनके बेसिस के आधार पे। कौन कौन से? जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो ग्राफिकल फिनोमिना थे उनको क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पाई। क्लासिकल मैकेनिक्स ने एक्सप्लेन करने के लिए वीन्स लॉ, ठीक है, और रेले जीन्स लॉ, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको एक्सप्लेन करना चाहा लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम कर्व है उसको। दूसरी बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको भी क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पाई। तीसरी फिनोमिना जो है कॉम्पटन इफेक्ट, उसको भी क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई नहीं कर पाई, यानी क्या होगी। और चौथी और फिनोमिना क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गए। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, इसको भी क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं दे पाई कि एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। प्लैंक ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसमें, ठीक है। और पांचवा जो फिनोमिना है कि एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर, इसको भी क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा पाई। कहने का मतलब यहां क्या होगी भाई? CM फेल्स। क्या होगी? क्लासिकल मैकेनिक्स
फैल हो गई और इसको समझाने के लिए एक नई फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ जिसको अपन क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। जिसको अपन क्या दोस्तों क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। जितने भी ये फिनोमिना थे इनको अपन ने एक्सप्लेन कर दिया। अभी अपन ने पढ़ा है, देखो छोटी सी बात मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने आपको बताया इफ वी नो द आर, इफ वी नो द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, देन वी हैव या देन वी कैलकुलेट ऑल द डायनेमिकल वेरिएबल विच हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल। कि यदि अपन को आर पता है तो उस पार्टिकल के बारे में अपन सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूं, क्वांटम मैकेनिक्स में तो हाइजेनबर्ग ये कहता है कि इफ वी नो द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल देन वी कांट कैलकुलेट द मोमेंटम। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अभी अपन पढ़ेंगे। डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आएगा, एच क्रॉस बाई 2 आएगा दोस्तों। उन्होंने कहा कि यदि अपन किसी पार्टिकल की पोजीशन को जान रहे हैं तो उसी दिशा में उसका मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक उन्होंने क्या कहा कि एनर्जी जान रहे हैं तो टाइम ये नहीं कैलकुलेट कर सकते, एंगुलर मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट को एक साथ मेजर नहीं कर सकते। तो यहां तो क्या है कि पोजीशन जान रहे हो तो सारी इंफॉर्मेशन है, और यहां ये बोल रहा है कि यदि पोजीशन आपको एग्जैक्टली पता है तो मोमेंटम डिसाइड नहीं कर पाते। मोमेंटम नहीं कर पाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कहां से डिसाइड करेंगे भाई, क्योंकि मोमेंटम इज रिलेटेड फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी। सो यहां क्या आ गया दोस्तों, कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो इन जो फिनोमेना थे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी बहुत सूक्ष्म स्तर पे, और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर, इनको एक्सप्लेन क्लासिकल मैकेनिक्स इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और यहां से अपन क्या कहेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल, क्लासिकल मैकेनिक्स वाज फेल, टोटली फेल। देन क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एंड क्वांटम मैकेनिक्स आफ्टर द discovery of quantization of energy, this quantum mechanics is known as modern physics। कि modern physics बन गई है। तो CM क्लासिकल मैकेनिक्स तो क्या होगी भाई, फेल होगी। तो CM फेल्स, ठीक है, CM फेल्स होगी तो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ QM क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स में एक ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स और एक नई क्या आ गई, मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स या एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स या न्यू क्वांटम मैकेनिक्स बोल सकते हो आप इसको। एक तो ओल्ड और दूसरी क्या होगी, न्यू हो गई। अकॉर्डिंग टू न्यू क्वांटम, इसके अकॉर्डिंग पार्टिकल को अपन किससे भी, पार्टिकल अपना पार्टिकल तो है ही, एंड पार्टिकल इज डिनोटेड बाय वेव। यदि पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो वेव से भी डिनोट किया जा सकता है। ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल, यहां से क्या होगी, ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल, क्या होगी, ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल। यानी अकॉर्डिंग टू न्यू क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड by energy and angular momentum, in quantized form। उन्होंने कह दिया कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज फॉर्म में होती है, जैसे E इक्वल्स टू एन एच क्रॉस ओमेगा, क्या होगी, E इक्वल्स टू एन एच क्रॉस ओमेगा, एंड ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, एन एच क्रॉस। यानी ये जो फॉर्म है ये क्वांटाइज्ड है। कहने का मतलब जो फोटोन की जो हाइपोथेसिस है, जो प्लैंक की जो अवधारणा है, वहां से उसका क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया कि एनर्जी विल बी क्वांटाइज्ड, एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू another object in the form of packets, and that packets is known as photon। तो एनर्जी इज क्वांटाइज्ड एंड एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो क्वांटाइज्ड। ये जो दोनों जो डिस्कवरी हुई ये किसकी देन है,
ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स की, और ड्यूल नेचर, जो हाइपोथेसिस थी कि पार्टिकल है, समटाइम पार्टिकल बिहेव लाइक एज ए पार्टिकल एंड समटाइम पार्टिकल्स व्हेन इट इज इन मोशन देन इट बिहेव लाइक एज ए वेव, वेव लाइक नेचर होगी, जिसको किसने बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था कि जो पार्टिकल मूव करते हैं उनके साथ में एक वेव एसोसिएट होती है, और उस वेव को अपन क्या कहते हैं? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, यानी अपनी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और उसके जो बेसिस पे जो क्वांटम मैकेनिक्स थी उसको अपन मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स या न्यू क्वांटम मैकेनिक्स अपन उसको बोल सकते हैं। अब दोस्तों अपन अपने टॉपिक पर बात करते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या करते हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1927 में इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था। ये अपना मेन जो टॉपिक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने कहा कि एट द सेम टाइम and in the same direction we can't measure position and momentum of the particle at the same time, there is some uncertainty and which uncertainty is equals to h cross by 2। क्या होगी कि किसी भी पार्टिकल और कण की अपन एक ही दिशा में एक ही समय पर क्या नहीं मेजर कर सकते? एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। इफ वी नो द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एग्जैक्टली then we can't decide the momentum of the particle exactly। यदि अपन को पार्टिकल की स्थिति पता है तो अपन संवेग का निर्धारण नहीं कर सकते, और संवेग यदि अपन को पता है तो अपन पार्टिकल की स्थिति को निर्धारण नहीं कर सकते। तो अपन क्या कहें, इन क्लासिकल मैकेनिक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाइजेनबर्ग के हिसाब से। इन क्लासिकल मैकेनिक्स पार्टिकल पोजीशन कोमा मोमेंटम एनर्जी ईटीसी, और भी हो सकते हैं, ईटीसी कैन बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली। क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल की पोजीशन अपन को पता है तो मोमेंटम निकाल सकते हैं, मोमेंटम पता है तो एनर्जी निकाल सकते हैं, और भी फोर्स भी निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। कैन बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली बिकॉज क्यों? बिकॉज इन CM, इन क्लासिकल मैकेनिक्स पार्टिकल हैव ओनली single nature, particle have only single behavior, और वो पार्टिकल का बिहेवियर क्या है भाई? पार्टिकल है वो पार्टिकल ही है, पार्टिकल का सिंगल बिहेवियर है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है? इफ वी know the position but corresponding momentum, if we know the position but corresponding momentum will be अनसर्टेन। कहने का मतलब ये हो गया कि अपन यदि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की पोजीशन अपन को पता है तो उसके मोमेंटम को, उसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम को अपन क्या कहेंगे? अपने पास में क्या होगी? अनसर्टेन हो गया, अपन को पता नहीं कितनी है। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स वी कैनॉट कैलकुलेट we can't calculate, so in quantum mechanics we can't calculate the position and momentum, position and
मोमेंटम साइमल्टेनियसली विद प्रॉपर एक्यूरेसी या विद एक्यूरेसी। यानी क्वांटम मैकेनिक्स में यदि पार्टिकल की पोजीशन अपन को पता है तो अपन उसका मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और इसी के आधार पर हाइजेनबर्ग ने क्या दे दिया, एक नियम दे दिया कि इन क्वांटम मैकेनिक्स वी कैन नॉट कैलकुलेट द पोजीशन एंड मोमेंटम इन सेम डायरेक्शन एट सेम इंस्टेंट साइमल्टेनियसली, कि किसी भी पार्टिकल की स्थिति और उसके संवेग का निर्धारण एक ही दिशा में एक साथ अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उनमें कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी होती है। वो कैसी, जैसे डेल्टा एक्स, ये क्या है, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। अब पी कौन सी दिशा में, पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड पी हैव ऑल थ्री डायरेक्शन, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो अपन बात कर रहे हैं सेम डायरेक्शन, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, सेम ही डायरेक्शन में। तो डेल्टा पी एक्स इनको एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया, एच क्रॉस बाई 2। ऐसे ही इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये तो एक्स डायरेक्शन के लिए, ऐसे ही डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई, ये भी क्या हो गया, एच क्रॉस बाई 2। ऐसे ही कोमा लगाओ, डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2। और ये जो एच क्रॉस बाई 2 है, अपन जानते हैं एच क्रॉस इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई, प्लैंक नियतांक में 2 पाई का भाग, और इसकी वैल्यू 1.054 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होती है इसकी मान, वैल्यू कैलकुलेट। एच की वैल्यू अपन जानते हैं, मान लो कई बार ये जो फॉर्मूला है वो कैसे आ सकता है कि एग्जैक्ट तो इसका एच क्रॉस बाई 2 ही है। अब देखो एच क्रॉस की वैल्यू ये होगी, एच की वैल्यू अपन जानते हैं 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ये एच क्रॉस की वैल्यू है, ये एच की वैल्यू है, और एक में एच क्रॉस बाई 2 की वैल्यू और देख लेते हैं। एच क्रॉस बाई 2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0.527 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू जूल इंटू सेकेंड। क्यों लिखी मैंने ये तीनों वैल्यू, ध्यान से देखना। कई बार परीक्षा में ये भी आ जाता है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच। तो क्या ये सही है क्या? जब मान लो ये भी आ जाए और ये भी आ जाए तब तो एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट तो क्या है, यही है। लेकिन मान लो ये आ जाए, ये भी अपने पास में आ जाए, डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2, डेल्टा वाई डेल्टा पी जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2, और डेल्टा एक्स डेल्टा पी जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2। और अगला अपन को ये पूछ ले कि इसमें हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल कौन सा है, तो देखो ये तो सेम डायरेक्शन नहीं है, साइमल्टेनियसली नहीं है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये में एच है। और आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर ने तो अपन को एच क्रॉस बाई 2 बताया। तो मेरा कहने का, जब ये जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो एच क्रॉस बाई 2 से ज्यादा है, तो एच का मान तो एच क्रॉस बाई 2 से भी ज्यादा है। अरे एच है, यहां मैं बोल रहा हूं कि एच ग्रेटर देन फ्रॉम एच क्रॉस बाई 2 है, तो ये जब एच क्रॉस बाई 2 से ज्यादा है तो एच से भी ये ज्यादा ही होगा। तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत का प्रिंसिपल ये सही हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, यानी इन दोनों का गुणनफल जब एच क्रॉस बाई 2 से ज्यादा है, अनसर्टेनिटी है, इनइक्वलिटी है, तो एच से भी वो ज्यादा होगा, क्योंकि एच की वैल्यू अपन देखें तो एच की वैल्यू क्या है, एच क्रॉस बाई 2 से ज्यादा है। एच क्रॉस बाई 2 की वैल्यू है, एच की वैल्यू ये है, और एच कट की वैल्यू ये है। एच कट भी आ सकता है इसमें खाली, तो तब भी है। जब ये फॉर्मूला है एग्जैक्टनेस तो यही है, ठीक है। ये तो क्या हो गया पोजीशन। ऐसे ही डेल्टा एक्स पी इक्वल्स टू क्या होता है भाई, एच क्रॉस के मोमेंटम। तो इसको मोमेंटम से फूरियर रिवर्स में डिनोट करना चाहें, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा की इक्वल्स टू क्या हो सकता है दोस्तों, एच क्रॉस बाई 2। ये एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। एनर्जी में डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया, एच क्रॉस बाई 2। तो ये जो तीनों जो फॉर्मूले हैं, इसमें अपन क्या नहीं कर सकते, पोजीशन मोमेंटम को एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसे ही पोजीशन और मोमेंटम का जो स्पेस है वो फूरियर स्पेस हो गया, उनको एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते पार्टिकल के लिए। एनर्जी और टाइम को एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते। और डेल्टा एल जेड इंटू डेल्टा थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2, यानी एंगुलर मोमेंटम, ये तो एंगुलर पोजीशन हो गई, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया।
जेड डायरेक्शन में हो गया, फिक्स कर लिया अपन ने एक डायरेक्शन, उसको भी अपन एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये जो चारों जो समीकरण आ गई, इनको अपन क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन है ये। यहां से अपन कैसे मेजर नहीं कर सकते, देखो मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट में आपको लेके बता रहा हूं, कर लिया, थोड़ा सा मिटा देता हूं। यहां से जैसे मान लो किसी पार्टिकल की पोजीशन अपन को एग्जैक्टली पता है, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि पार्टिकल है वो एक्स एक्स से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है भाई, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब डेल्टा एक्स बराबर क्या हो गया, 0। अब इस पार्टिकल का मोमेंटम मैं डिसाइड करना चाहूं तो देखो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स बराबर एच क्रॉस बाई 2, हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल से बराबर है और बड़ा है, यही तो मतलब हुआ इसका भाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार तो एच क्रॉस बाई 2 के बराबर है और एक ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई 2 है, तभी तो इनको एक साथ अपन ये लिख सकते हैं। तो डेल्टा पी एक्स अपन निकालना चाहें तो एच क्रॉस बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या हो गया भाई, पोजीशन यदि एग्जैक्टली पता है तो डेल्टा एक्स 0, देन डेल्टा पी एक्स बराबर क्या हो गया, एच क्रॉस अपॉन 2 इंटू 0 एंड दिस बिकम्स इंफिनिटी। और इंफिनिटी का मतलब देयर इज नो मीनिंग, अपन को पता ही नहीं कि इंफिनिटी क्या हो गया। तो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि किसी कण की पोजीशन अपन को पता है तो मोमेंटम डिसाइड नहीं कर सकते एग्जैक्टली, और यदि मोमेंटम एग्जैक्टली पता है तो अपन उस कण की पोजीशन को डिसाइड नहीं कर पाते। तो सीधी सी बात होगी, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल बहुत आसान हो गया। हाँ, मिटा देता हूं इसको, आगे देखें अपन हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को, कि जितने भी ये डायनेमिकल वेरिएबल होते हैं, डायनेमिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल, उनके साथ में ये नियम लगता है। ये नहीं है कि उठा के कोई भी वेरिएबल आ गए तो अपन इसमें कहेंगे फॉर कैनोनिकली कॉन्जुगेट, कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिकल वेरिएबल। ये जो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल डिसाइड है ये किसके लिए है, कैनोनिकली कॉन्जुगेट डायनेमिकल वेरिएबल पेयर। और ये जो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है क्या है भाई, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स एच क्रॉस बाई 2, इसकी जब अपन डायमेंशन देखें, यूनिट देखें तो देखो क्या है, मीटर, ठीक है, और इसका क्या है, केजी मीटर बटे सेकंड, और इसको अपन एक साथ मिला के क्या कहेंगे, जूल इंटू सेकेंड। और जूल इंटू सेकेंड किसकी डायमेंशन है भाई, किसका, एक्शन। यानी ये जो कैनोनिकली कॉन्जुगेट जो डायनेमिकल वेरिएबल है उनकी यूनिट किसके इक्वल आनी चाहिए, एक्शन की इक्विवेलेंट आनी चाहिए। यानी यहां अपन लिख सकते हैं द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, द यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, द पोजीशन एंड मोमेंटम विल बी यूनिट ऑफ एक्शन। किसकी यूनिट है ये, एक्शन है, और ये ब्रैकेट बंद। यानी फॉर कैनोनिकली कॉन्जुगेट वेरिएबल डायनेमिकल वेरिएबल पेयर, जैसे एक्स पी एक्स, वाई पी वाई, ई टी, इस हिसाब से पेयर में है। तो ये जो पेयर अपन ने किया है इसकी एक्शन क्या है, यहां से यूनिट किसकी, एक्शन की है। और पेयर विल बी यूनिट ऑफ एक्शन। पेयर विल बी क्या होगी, यूनिट ऑफ एक्शन, और इसकी यूनिट भी साथ में लिख लो, यूनिट होगी इसकी जूल इंटू सेकेंड या किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ये होगी इसकी यूनिट। एंड उसके बाद में पेयर एंड पेयर विच सेटिस्फाइज, जो पेयर है वो क्या करने चाहिए, विच सेटिस्फाइज द कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, द कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन।
जो पीजी कर रहे हैं वो बच्चे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में है ये कैनोनिकल इक्वेशन मोशन क्या है, क्यू डॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी एंड पी डॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा क्यू माइनस में। ये जो दोनों इक्वेशन है वो क्या है, कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है। और विल बी, और ये जो दोनों वेरिएबल हैं विल बी कॉन्जुगेट वेरिएबल। क्या है, कॉन्जुगेट वेरिएबल है। तो ये हो गई, ठीक है। तो अपन यहां से ये कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल is valid only for conjugate वेरिएबल। कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो कौन से वेरिएबल, कॉन्जुगेट जो वेरिएबल है उनके लिए क्या है, पॉसिबल है, उनके लिए ही वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट बात अपन क्या कर सकते हैं कि इफ टू ऑपरेटर कम्यूट, आगे आएगा कम्यूटेशन रिलेशन, देन वी गेट अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। जैसे कैसे, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट बराबर जीरो, दैट इज जैसे ए बी को कम्यूट करता है तो ए बी बराबर क्या हो गया, जीरो, और इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बराबर बी ए। यानी इसको खोलेंगे तो ए बी माइनस बी ए बराबर जीरो, और पक्षांतर कर देंगे तो ए बी बराबर बी ए। ऐसे ही जो कॉन्जुगेट वेरिएबल है जैसे एक्स पी एक्स क्या गया, जीरो, लेकिन ये जीरो होता नहीं है, इसका मतलब क्या है, इनके डिसाइडेशन में क्या है, अनसर्टेनिटी है। डेल्टा एक्स और यहाँ से क्या हो गया, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, ये कॉन्जुगेट वेरिएबल है, कॉन्जुगेट है तो इसमें क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी, वो कितनी होगी, h क्रॉस बाई 2 होगी। ये इक्विवेलेंट नॉट इक्विवेलेंट टू जीरो है। वी कैन मेजर पोजिशन साइमल्टेनियसली, वी कैन मेजर पोजिशन, इसका मतलब तो क्या है कि भाई साइमल्टेनियसली अपन मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये इसके इक्विवेलेंट नहीं आएगा तो अपन मेजर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में जो अपना जो अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है उसकी कुछ एप्लीकेशन है। क्या क्या एप्लीकेशन है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ में आ गया, इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज्यादा अपन को समझ में आ गया। केवल अपन को ये याद रखना है कि कॉन्जुगेट वेरिएबल को अपन एक साथ मेजर नहीं कर सकते। अब देखो इसकी एप्लीकेशन कि इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से अपन क्या क्या चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एप्लीकेशन देखिए इसकी, नॉन एग्जिस्टेंस एप्लीकेशन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ये बात सही भी है कि इलेक्ट्रॉनों का जो एग्जिस्टेंस है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, अपन को पता है न्यूक्लियस के अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द आउटर ऑर्बिट, ठीक है। तो इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, और बोर रेडियस भी कैलकुलेट करेंगे इससे अपन। तीसरी एप्लीकेशन क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो इनिशियल उसका है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और चौथा इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये चार जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन
और इन एप्लीकेशनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल अपन अपनी दूसरी क्लास में करेंगे। साथियों, आज से मैंने कॉलेज की ये जो क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कर दिए है, इसके न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से लगाने हैं। न्यूमेरिकलों में अपन की जो CBH की जो बुक है वो, और जैसे ही अपन कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं, जैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपन ने पढ़ लिया, तो उस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जो न्यूमेरिकल है, जो पीछे की एग्जाम में जैसे RPSC में या गेट के पेपर में, गेट का पेपर तो आपको सोल्व करना ही चाहिए। नेट के स्टैंडर्ड में नहीं जाओ, लेकिन गेट के स्टैंडर्ड में आपको यदि RPSC की एग्जाम को आपको फाइट करना है तो गेट का स्टैंडर्ड तो दोस्तों अपन को लगाना ही आना चाहिए। और जो बच्चे कॉलेज की क्वांटम मैकेनिक्स जैसे BSc में पढ़ रहे हैं तो उनको मतलब अच्छे से समझ में आएगी। मेरे साथ बने रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में भेजें, सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करवाएं। धन्यवाद।